वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। पुरानी पेंशन की बहाली के लिए दिल्ली में कर्मचारी संगठनों की बैठक अगले माह। परीक्षा टालने के लिए मुख्य न्यायाधीश से किया आग्रह। 31 मार्च तक ही फाइल कर सकेंगे आयकर रिटर्न। जिला विद्यालय निरीक्षक के आश्वासन के बाद शिक्षकों का धरना खत्म। यूपी बोर्ड परीक्षा DIOS कार्यालय से होगी केंद्रों की निगरानी। बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में परीक्षाएं कल से। योगी सरकार 2.0 महिला एथलीटों को देगी 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता। योगी के सिर पर फिर ताज, 25 मार्च को शपथ। 40 से अधिक मंत्री हो सकते हैं शामिल। झटका, डीजल थोक में 25 रुपये महंगा, खुदरा में कोई बदलाव नहीं। जाने किन ग्राहकों पर पड़ेगा असर। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई-हब यूट्यूब चैनल पर। परीक्षा टालने के लिए मुख्य न्यायाधीश से किया आग्रह। प्रयागराज, 2 महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाओं की तारीख मेल खाने से अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति है। उत्तर प्रदेश HJS मुख्य परीक्षा 2020 व PCS 2021 मुख्य परीक्षा होनी है। काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने दोनों भर्तियों में आवेदन किया है। ऐसी स्थिति में उन्हें एक परीक्षा छोड़नी पड़ेगी। वे कौन सी परीक्षा में शामिल हों व किसे छोड़ें, इसे लेकर चिंतित हैं। यूपी बार काउंसिल के सदस्य अनुराग पांडे ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश HJS मुख्य परीक्षा 2020 टालने का आग्रह किया है। अधिवक्ता अनुराग ने अपने पत्र में बताया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 23 से 27 मार्च तक PCS 2021 मुख्य परीक्षा आयोजित करेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की उत्तर प्रदेश HJS 2020 की मुख्य परीक्षा 25, 26, 27 मार्च को कराई जाएगी। अभी न्यायालय में कोरोना प्रोटोकॉल के अनुरूप कार्य हो रहा है। अभ्यर्थियों की अधिक संख्या को देखते हुए परीक्षा की तारीख में बदलाव करना जरूरी है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश HJS 2020 की मुख्य परीक्षा की तारीख में बदलाव करने से अभ्यर्थियों को सहूलियत मिलेगी। कानपुर आयकरदाता वित्तीय वर्ष 2020-21 के अपने रिटर्न 31 मार्च 2022 तक विलंब शुल्क के साथ फाइल कर सकेंगे। इसके बाद करदाता खुद को अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। साथ ही आयकर विभाग उन्हें नोटिस जारी करके उनके ई-असेसमेंट प्रस्तावित कर सकता है। टैक्स निकला तो ब्याज और अर्थदंड भी लगा सकता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 यानी कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के आयकर रिटर्न को दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2021 थी। कोरोना का देखते हुए इस तारीख को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया गया था। यह रिटर्न विलंब शुल्क के साथ जमा होना है। अब तक जो आयकरदाता अपने रिटर्न किन्हीं कारणों से दाखिल नहीं कर पाए हैं, उनके पास इसे फाइल करने का अंतिम मौका है। इसके बाद रिटर्न फाइल करने का पोर्टल करदाता के लिए बंद हो जाएगा। आयकर विभाग जब नोटिस जारी करेगा तभी वह इस रिटर्न को फाइल कर सकेगा। अगर आयकर विभाग ने नोटिस जारी नहीं किया तो करदाता फिर इस वित्तीय वर्ष की रिटर्न को कभी फाइल नहीं कर सकेगा। इस तरह भरे विलंब शुल्क, बिना विलंब शुल्क के रिटर्न फाइल नहीं होगा। 5 लाख तक के कर योग आमदनी वाले आयकरदाताओं को 1000 रुपये लेट फीस जमा करनी होगी। 5 लाख से अधिक के कर योग आमदनी वाले करदाताओं को 10,000 रुपये लेट फीस जमा करनी होगी। यूपी बोर्ड परीक्षा DIOS कार्यालय से होगी केंद्रों की निगरानी। लखनऊ यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू हो रही हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक DIOS डॉक्टर अमरकांत सिंह ने बताया कि इस बार हाई स्कूल में 47,075 तथा इंटरमीडिएट में 42,331 और कुल 89,406 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। 126 विद्यालयों को केंद्र बनाया गया है। जेल में भी एक परीक्षा केंद्र है। कुल 127 केंद्रों पर परीक्षा होगी। इसके लिए 127 केंद्र व्यवस्थापक एवं 127 वाह्य केंद्र व्यवस्थापक लगाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर 126 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 20 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 6 सचल दल लगाए गए हैं। 5,000 कक्ष निरीक्षकों को भी लगाया गया है। प्रश्न पत्रों को कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र डबल लॉक अलमारी में रखे जाएंगे। इनमें एक चाबी केंद्र व्यवस्थापक के पास तथा दूसरी चाबी वाह्य केंद्र व्यवस्थापक के पास रहेगी। अलमारी केंद्र व्यवस्थापक, वाह्य केंद्र व्यवस्थापक तथा स्टैटिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में खोली जाएगी। इसके बाद उसे सील कर दिया जाएगा। कापियों का भी लेखा रजिस्टर बनाया जा रहा है। परीक्षा केंद्र पर किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या परीक्षार्थी का मोबाइल फोन के साथ प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इसके लिए केंद्र के मुख्य द्वार के बगल में मोबाइल फोन रखने के लिए सुरक्षित स्थान बनाया गया है। DIOS ने बताया कि प्रश्न पत्रों को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए 24 घंटे पुलिस बल तैनात है। जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम की निगरानी के लिए भी 24 घंटे पुलिस तैनात है। 24 को होने वाली परीक्षा हाई स्कूल प्रारंभिक हिंदी समय 8 से 11:15 तक, इंटरमीडिएट सैन्य विज्ञान समय 8 से 11:15 तक, सामान्य हिंदी 2 से 5:15 तक। पहली बार बना DIOS कार्यालय में कंट्रोल रूम। यूपी बोर्ड परीक्षा के दौरान अभी तक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में ही राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया जाता रहा है।
मगर यह पहली बार है जब जिला स्तर पर केंद्रों की निगरानी के लिए DIOS कार्यालय में कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। कंट्रोल रूम से परीक्षा केंद्रों के ऑनलाइन कैमरों से निगरानी की जाएगी। जिस अलमारी में प्रश्न पत्र रखे जाएंगे उसे भी 24 घंटे कैमरे की निगरानी में रखा जाएगा। इसके लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति और इंटरनेट कनेक्शन की व्यवस्था सुनिश्चित किया गया है। 24 मार्च से शुरू हो रही 10वीं और 12वीं की परीक्षा की पूरी तैयारी। DIOS कार्यालय में बना ऑनलाइन मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम। बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में परीक्षाएं कल से। लखनऊ बेसिक शिक्षा विभाग के तहत संचालित परिषदीय विद्यालयों में परीक्षाओं को लेकर लंबे समय से चल रहा उहापोह खत्म हो गया है। इस बार कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा कराए प्रोन्नत किए जाने की व्यवस्था समाप्त करते हुए परीक्षाएं कराने का निर्णय लिया गया है। परीक्षाओं में 22 मार्च से शुरू होंगी और 27 मार्च तक चलेंगी। युवा और महिला खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने की बात हो या फिर प्रदेश में खेल सुविधाओं में इजाफा करने की सरकार ने शुरुआत से ही प्रदेश में बेहतर खेल सुविधाएं देने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। योगी सरकार में खेल जगत में कई सकारात्मक परिवर्तन हुए। महिला खिलाड़ियों को योगी सरकार खेल जगत में प्रोत्साहित करने के लिए संकल्पबद्ध है। इसका ही परिणाम है कि आज बेटियों और युवाओं को खेल जगत में बढ़ावा देने के लिए कई स्वर्णिम योजनाओं का संचालन अपने पिछले कार्यकाल में प्रदेश में किया। योगी सरकार 2.0 में भी महिला खिलाड़ियों को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने के लिए अपने संकल्प पत्र में बड़ी घोषणाएं की हैं। योगी सरकार 2.0 इस बार महिला खिलाड़ियों के लिए 500 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्टेट टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट स्कीम शुरू करेगी, जिसके तहत चुनी गई महिला एथलीटों को 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। बता दें कि अपने पिछले कार्यकाल में योगी सरकार ने महिला खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता दी। प्रदेश के 19 जनपद में 16 खेलों के प्रशिक्षण के लिए 890 खिलाड़ियों के लिए 44 छात्रावास की व्यवस्था। संघ 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाले 18 खिलाड़ियों को पुरस्कार स्वरूप 2 करोड़ 60 लाख रुपए प्रदान किए। इसके साथ ही 18वें एशियन गेम्स में पदक विजेता 46 खिलाड़ियों को 3 करोड़ 90 लाख रुपए सरकार की ओर से दिए गए। योगी सरकार महिलाओं के लिए सकारात्मक बड़े बदलावों की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। प्रदेश में तेजी से बन रहे स्टेडियम। खेलो इंडिया के तहत प्रदेश में केंद्र और प्रदेश सरकार के संयुक्त प्रयास से 37 नए स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। प्रदेश में इन स्टेडियम के निर्माण से युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा, वहीं इन युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं अपने ही प्रदेश में मिलेंगी। खेलो इंडिया योजना के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल और स्थापना सुविधाओं का सृजन किया। खूब खेलो खूब पढ़ो पखवाड़े में प्रदेश की 186 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। खेल किट के लिए 1000 की राशि को बढ़ाकर 2500 की गई। प्रदेश के 18 खिलाड़ियों को 55,98,000 रुपये की राशि दी गई। मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रतिभा को मंच देने की ओर सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। योगी के सिर फिर ताज। 25 मार्च को शपथ। 40 से अधिक मंत्री हो सकते हैं शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को राजधानी के अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शाम 4 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यूपी के राजनीतिक इतिहास में पहली बार कोई मुख्यमंत्री अपना पहला कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार दूसरी बार शपथ लेगा। योगी के साथ 2 उप मुख्यमंत्री, करीब 40 से अधिक मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। शासन ने हजारों लोगों की मौजूदगी में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश में चल रहे विधान परिषद चुनाव में पहले चरण के लिए 21 मार्च और दूसरे चरण के लिए 22 मार्च नामांकन के अंतिम दिन है। इसी के मद्देनजर पार्टी नेतृत्व ने 25 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह रखा है। 24 मार्च को लोक भवन के सभागार में केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह और सह पर्यवेक्षक रघुवर दास की मौजूदगी में योगी को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, महामंत्री संगठन BL संतोष, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। सरकार की ओर से विपक्षी दल के नेताओं को भी शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण भेजा जाएगा। केशव को फिर मिल सकती है जगह, शर्मा की भूमिका बदल सकती है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सिराथू चुनाव हारने के बाद भी योगी मंत्रिमंडल में जगह पा सकते हैं। प्रदेश के मतदाताओं में करीब 7% कुशवाहा, साग, सैनी और मौर्य मतदाता हैं। इस वोट बैंक को भाजपा का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। केशव इस वर्ग के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, लिहाजा वोट बैंक को साधे रखने के लिए केशव को फिर मंत्रिमंडल में रखने पर सैद्धांतिक सहमति बनी है। वहीं उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की भूमिका बदली जा सकती है। नए चेहरों में पूर्व ADG असीम अरुण, प्रवर्तन निदेशालय के पूर्व संयुक्त निदेशक राजेश्वर सिंह भी शपथ ले सकते हैं। महिलाओं को मिलेगा उचित प्रतिनिधित्व। योगी मंत्रिमंडल में पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को बड़ी भूमिका दी जा सकती है। वहीं अंजुला माहौर, गुलाब देवी, अदिति सिंह, प्रतिभा शुक्ला, अनुपमा जायसवाल आदि को भी शामिल किया जा सकता है। बाहर हो सकते हैं कुछ मंत्री। योगी सरकार के पहले मंत्रिमंडल में शामिल कुछ मंत्रियों को शीर्ष नेतृत्व इस बार मौका देने के पक्ष में नहीं है। कार्यकर्ताओं और विचार परिवर्तन से जुड़े संगठनों की नाराजगी के कारण ऐसे कुछ कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्रियों को सरकार के बदले संगठन में भेजा जा सकता है। अधिकारियों ने लिया तैयारियों का जायजा। मुख्य सचिव D. स्मिथ, अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल समेत कई अधिकारियों ने शनिवार को शपथ ग्रहण स्थल का जायजा लिया। सहगल ने बताया कि स्टेडियम की क्षमता करीब 75,000 की है। इसी के मद्देनजर बाकी तैयारी की जा रही है। झटका, डीजल थोक में 25 रुपये महंगा, खुदरा में कोई बदलाव नहीं, जाने किन ग्राहकों पर पड़ेगा असर। तेल कंपनियों ने थोक उपभोक्ताओं के लिए डीजल की कीमतों में एकमुश्त 25 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है।
सभी कर मिलाकर अंतरिम बढ़ोतरी 28 रुपये करीब होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दामों में 40% तक उछाल के बाद यह निर्णय लिया गया है। हालांकि पेट्रोल पंपों पर बेचे जाने वाले डीजल की खुदरा कीमतों में बदलाव नहीं हुआ है। संभवतः यह पहला मौका है जब डीजल या पेट्रोल के दामों में एकमुश्त इतनी वृद्धि की गई। जानकारों का कहना है कि डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ महंगाई बढ़ना तय है, इसलिए बढ़ रहे दाम खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका के बीच मार्च के पहले 15 दिन में पेट्रोल डीजल की जमकर बिक्री हुई। इसका कारण यह है कि बस, बेड़ी के परिचालक और माल जैसे थोक उपभोक्ता पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीद रहे हैं। आमतौर पर वे कंपनियों से सीधा ईंधन खरीदते थे, ऐसे में तेल कंपनियों का नुकसान बढ़ा है। 5 माह से नहीं बढ़े दाम। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने 4 नवंबर 2021 में ईंधन के दाम नहीं बढ़ाए हैं। हालांकि इस दौरान वैश्विक स्तर पर कीमतों में उछाल आया है। 15 दिन में 32% बढ़ी बिक्री। खुदरा कीमतों में वृद्धि की आशंका के बीच मार्च के पहले 15 दिनों में पेट्रोल डीजल की जमकर बिक्री हुई। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने 3.53 मिलियन टन डीजल बेचा है। आम आदमी पर लंबे समय में पड़ेगा असर। कीमतों में बढ़ोतरी का असर अंत में आम आदमी पर पड़ेगा। केडिया एडवाइजरी के प्रबंध निदेशक अजय केडिया कहते हैं कि थोक खरीदारों के लिए माल ढुलाई सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी। इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी, जिसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। महंगाई दर में बड़ी बढ़ोतरी होगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें 2 से 3 महीने उच्च स्तर पर बने रहने का अनुमान है। ऐसे में घरेलू स्तर पर ऊंची कीमतों से राहत के आसार नहीं है। डीजल की कीमतों में 25 रुपये का इजाफा हो गया। थोक उपभोक्ताओं के लिए डीजल कीमतों में 25 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि थोक ग्राहकों को बिकने वाला डीजल 25 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। इंटरनेशनल लेवल पर कच्चे तेल की कीमतों में 40% के उछाल के बाद यह कदम उठाया गया है। हालांकि पेट्रोल पंपों के जरिए बेचे जाने वाले डीजल की खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल पंपों की बिक्री में आया 20% का उछाल। इस महीने पेट्रोल पंपों की बिक्री में 20% का उछाल आया। बस, बेड़े के परिचालक और माल थोक जैसे उपभोक्ताओं ने पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदा है। आमतौर पर पेट्रोलियम कंपनियों से सीधे ईंधन की खरीद करते हैं। इससे ईंधन की खुदरा बिक्री करने वाली कंपनियों का नुकसान बढ़ा है। कौन सी कंपनी हुई सबसे ज़्यादा प्रभावित? आपको बता दें कि सबसे अधिक प्रभावित नायरा एनर्जी, जियो, बीपी और सेल जैसी कंपनियां हुई। बिक्री बढ़ने के बावजूद इन कंपनियों ने अभी तक मात्रा में कमी नहीं की है, लेकिन अब पंपों के लिए परिचालन आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं रह जाएगा। 136 दिन से ईंधन की कीमतों में नहीं हुआ इजाफा। मामले की जानकारी रखने वाले 3 सूत्रों ने कहा कि रिकॉर्ड 136 दिन से ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिसकी वजह से कंपनियों के लिए ईंधनों पर अधिक ईंधन भेजने के बजाय पेट्रोल पंपों को बंद करना अधिक व्यवहारिक विकल्प होगा। साल 2008 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बिक्री घटकर शून्य आने के बाद अपने सभी 1432 पेट्रोल पंप बंद कर दिए थे। थोक उपभोक्ता कर रहे खरीदारी। सूत्रों ने कहा कि कुछ यही स्थिति आज भी बनी है। थोक उपभोक्ता पेट्रोल पंपों से खरीदारी कर रहे हैं, इससे इन रिटेलरों का घाटा बढ़ रहा है। मुंबई में थोक उपभोक्ताओं के लिए डीजल का दाम बढ़ाकर 122 रुपये 5 पैसे प्रति लीटर हो गया है। पेट्रोल पंपों पर डीजल 94.14 रुपये प्रति लीटर के भाव से बिक रहा है। दिल्ली में क्या है डीजल का भाव? इसी तरह दिल्ली में पेट्रोल पंपों पर डीजल 86.67 रुपये प्रति लीटर है, जबकि थोक या औद्योगिक ग्राहकों के लिए इसकी कीमत 115 रुपये प्रति लीटर है। चुनाव नतीजों के बाद भी नहीं बढ़े रेट। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों ने 4 नवंबर 2021 से पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं। हालांकि इस दौरान वैश्विक स्तर पर इन कीमतों में उछाल आया है। माना जा रहा है कि 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई। विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आ गए, लेकिन उसके बाद भी संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की वजह से फिलहाल कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। पेट्रोल कंपनियों का हो रहा नुकसान। थोक उपभोक्ताओं के लिए दरों और पेट्रोल पंप कीमतों में 25 रुपये के बड़े अंतर की वजह से थोक उपभोक्ताओं पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीद रहे हैं। वे पेट्रोलियम कंपनियों से सीधे टैंकर बुक नहीं कर रहे हैं। इससे पेट्रोलियम कंपनियों का नुकसान और बढ़ा है। 25 रुपये प्रति लीटर का है अंतर। नायरा एनर्जी ने इस बारे में भेजे गए ईमेल का जवाब नहीं दिया। जियो बीपी ने कहा कि खुदरा आउटलेट्स पर मांग में भारी वृद्धि हुई है। खुदरा और औद्योगिक मूल्य में 25 रुपये प्रति लीटर के अंतर की वजह से थोक उपभोक्ता भी खुदरा पेट्रोल पंपों से खरीद रहे हैं। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।